स्वागत है आप सबका फिर से पूरी पाठशाला में, जहां हम 15 मिनट में 50 प्लस प्रश्न लेके आते हैं आपके लिए, वो भी कि प्रीवियस ईयर से, जो आपके आगामी एसएससी, रेलवे या फिर भारत में आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अब चलिए इसी क्रम का आज पहला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है कि किस शासनकाल के दौरान राजधानी कोलकाता से भारत नहीं होगा, दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो किसके शासनकाल में होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो किसके शासनकाल में होती है, ये होती है लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में। इससे और एक प्रश्न आता है कि कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था और कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र दी गई थी राजधानी। तो आपको याद रखना है। और लॉर्ड हॉर्डिंग कौन थे, वो थे इंडिया के वायसराय थे उस समय, वायसराय या गवर्नर आप बोल सकते हैं उस समय थे, क्योंकि पहले गवर्नर का ही पद होता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपने याद रखना है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। पाटलिपुत्र कहने का मतलब है वर्तमान में पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। तो होता क्या है कि उदयन जो थे, उन्होंने राजधानी, पहले उनकी राजधानी थी राजगीर, और ये भी बिहार में स्थित है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये काफ़ी सुरक्षित स्थल माना जाता था दुर्ग के लिए। लेकिन क्या होता था, यहाँ बारिश की कमी से भूमि बंजर हो जाती थी। तो उसके बाद उदयन जो है राजधानी राजगीर से पटना ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि पटना जो है दो नदियों के बीच बसा हुआ है और यहाँ गंगा की उपजाऊ भूमि भी पाई जाती है, जिसके कारण सुरक्षा, साथ ही साथ उपयोगी जल कृषि के लिए और पीने के लिए भी मिल पाता है। और यहाँ पे नौसेना के लिए भी अच्छा रास्ता बनता है। इसलिए पटना जो है उदयन ने स्थापना करती है। कब करती है, और ये 490 बीसी में, ये भी याद रखना है। और ये जो थे मगध के सम्राट थे, कौन, उदयन। तो ये भी पूछा जाता है, आपने ये भी याद रखना है। यानी एक प्रश्न के साथ साथ आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं, और ये चारों पॉइंट कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किसने किया। तो दोहरी शासन व्यवस्था या दोहरी शासन को समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग ने वार्निंग देके दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया। इस तरह से आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर हिंदी नाम रहता है तो हम लोग उतने कंफ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी नाम आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन देख के। तो दोहरी शासन प्रणाली वार्निंग देके वारेन हेस्टिंग समाप्त करता है। अब पूछेगा कि दोहरी शासन प्रणाली जो है लगाता कौन है। तो देखिए लॉर्ड क्लाइव जो है लगाता है, और हटाता कौन है, वारेन हेस्टिंग हटाता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। और ये जो है बक्सर की लड़ाई आपको याद होगा, बक्सर की लड़ाई होती है कब, 1764 में एक इंपॉर्टेंट लड़ाई होता है। और इसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो रहते हैं, और हिंदुस्तान से भारत की तरफ से कौन रहते हैं, मीर कासिम रहते हैं, अवध के नवाब रहते हैं, और शाहजहाँ के, अब मुगल सम्राट के वंशज रहते थे, जो कि आखिरी मुगल सम्राट थे। वो तीनों जो थे लड़ते थे, और इसमें हेक्टर मुनरो यानी अंग्रेजों की विजय होती है। उसके बाद 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि, ये सारा चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी आपको समझ में आएगा। इलाहाबाद की संधि होती है, और ये कब होती है, क्लाइव के समय होती है। तो क्लाइव ने जब देखा कि बक्सर की लड़ाई में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसके बाद ही क्लाइव ने दोहरी शासन प्रणाली लगाई। यानी स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे दो शासन व्यवस्था होगी। और अभी भी आप भारत में देखते होंगे कि स्टेट और सेंट्रल लेवल पे दो शासन व्यवस्था होती है। तो 1765 के बाद क्लाइव जो है भारत में लगाते हैं, और ये 1765 से लेकर 1772 तक लगता है। और उसके बाद वारेन हेस्टिंग जो है 1772 में गवर्नर बनता है, और वो दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर देता है। तो देखिए कितने सारे पॉइंट हैं, और ये सारा का सारा पॉइंट जो मैंने बताया है, ये सभी प्रीवियस ईयर में एसएससी, रेलवे, यूपीएससी वगैरह में पूछे गए। तो आपने सभी नोट करके रखना है, याद करके रखना है। 1897 में क्रांति का नेतृत्व करने वाली क्रांतिकारी महिला कौन थी, पूछा जा रहा है कि 1857 में कौन थी। तो देखिए बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने 1857 में क्रांति में जो है नेतृत्व किया था। कहाँ से, अवध से, अवध से नेतृत्व किया था। देखिए अवध से पूछा जा रहा है, तो अवध से बेगम हजरत महल ने किया था। लक्ष्मीबाई तो आप जो जान ही रहे हैं, अरुणा आसिफ अली भी थी, और अहल्याबाई भी थी। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महान स्नानागार किसके पुरातात्विक स्थल पर पाया गया था। तो मोहनजोदड़ो जो है, वहाँ पे महान स्नानागार जो है पाया गया था। मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा था कि ये कहाँ पे है, तो ये सिंध में है। और सिंध कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान, वर्तमान जो है पाकिस्तान, जो भारत में पहले पंजाब का हिस्सा था, वहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो पाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। और इसमें बहुत बड़ा वाटर टैंक जो है खुदाई में मिला था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है मुंडोकपनिषद, दो छुड़िया उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। अच्छा, एक प्रश्न और इससे पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते है वो किस वेद से है, तो ये अथर्व वेद से लिया गया है। और अथर्ववेद जो है ये आखिरी वेद है, यानी कि सबसे बाद में लिखा गया वेद है, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, अथर्ववेद में किसका जिक्र है, तो जादू टोना पूजा पाठ का जिक्र है, किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये भी कहीं कहीं पूछा गया है। तो ये सब सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, पूछ रहा है। तो देखिए विशाख दत्त जो है वो थे मुद्रा राक्षस के लेखक। हुआ क्या था कि राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो है उस समय क्या होता था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो है जासूसी कार्य जो है बहुत ज़्यादा था। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में जासूस की कहानी है, जासूसी की कथा है ये मुद्रा राक्षस, जिसने विशाख दत्त ने लिखा था। और चंद्रगुप्त मौर्य, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य के समय की कहानी है, चाणक्य इसके महामंत्री और गुरु थे। तो उसमें जासूसी कथा है मुद्रा राक्षस। और एग्जाम में पूछा गया था कि मुद्रा राक्षस कैसी कथा है, बिहार बीपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया था। तो ये जासूसी की कथा है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लिखी गई है।
सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, एसएससी में बोल लीजिए या फिर स्टेट एग्जाम में। तो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने सहायक गठबंधन स्वीकार किया था। कब किया था? 1798 में स्वीकार करते हैं। हालांकि 1764 में जो है बक्सर की युद्ध में हार के बाद जो है मजबूरी में 1765 में जो है जो इलाहाबाद का एरिया जो है प्रांत को जो है सहायक गठबंधन के तहत जो है मिला लिया गया था, लेकिन इन्हें ज़बरदस्ती मिलाया गया था, जबकि खुद से जो थे हैदराबाद के निजाम ही इसमें शामिल हुए थे 1798 में। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, कितना बार रिपीटेड प्रश्न है, ये जो है ऋषभनाथ। अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ अगर पुरानी हो तो हम उसे क्या कहते हैं? आदि कहते हैं। आदिकाल से कोई चीज़ चली आ रही है, तो आदिनाथ अगर दे दे ऑप्शन में तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऋषभनाथ ही पहले तीर्थंकर थे, यानी सबसे पुराने थे, तो इन्हीं को ही आदिनाथ भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पुराने थे। दूसरा प्रश्न है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर। आखिरी तीर्थंकर कौन था? तो महावीर जो हुए आखिरी तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। तो ये 1 2 3 4 चारों का चारों आपको याद रखना है, सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की? अस्थाई बंदोबस्त पूछ ले, अस्थाई व्यवस्था पूछ ले, या अस्थाई भू राजस्व प्रणाली पूछ ले, सभी एक ही चीज़ है। तो देखिए, लॉर्ड कर्नवालिस जो है भारत में अस्थाई भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत करते हैं। अब होता क्या है कि क्लाइव, सूर, वारेन हेस्टिंग, कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला अंग्रेज नाम है और हम लोग इंडियन है, तो हम लोगों को ये नाम सुन के कन्फ्यूजन होता है। तो आप इसे याद कैसे रखिएगा, इसका ट्रिक समझिए। देखिए, कर्णवाली जो है यानी कि कान की बाली। कान की बाली आपने देखा होगा कि जो सोने की बाली होती है वो जो है अस्थाई होती है और लोग उसे बदलते नहीं, एक बार पहन लेती हैं महिलाएं, तो हमेशा शादी में एक बार पहनती हैं सोने की बाली, तो फिर वो जीवन पर्यंत में उनके साथ रहता है, तो अस्थाई रहती है। तो कर्णवालिस जो है वो अस्थाई है, इसलिए अस्थाई भू राजस्व प्रणाली किसने शुरू की? कर्णवालिस ने। ट्रिक अगर मजेदार लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, साथ ही साथ शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अब जीके और हिस्ट्री के प्रश्न तो काफ़ी किए, अब थोड़े से हम साइंस के प्रश्न भी करते हैं, ताकि आपका भी मन लगा रहे और सब तरह की नॉलेज मिलती रहे। लोहे की जंग मुक्त बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण धातु क्या है? यानी जंग से बचाने के लिए जो है उसके ऊपर कौन सी कोटिंग की जाती है लोहे के ऊपर? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्रोमियम धातु जो है उसकी कोटिंग की जाती है। अच्छा, क्रोमियम से ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका रासायनिक संकेत क्या है? Cr। परमाणु क्रमांक क्या है? 24 है। तो अभी हाल ही में जो टेक्निकल एग्जाम हुआ था आपका जेई का एग्जाम, या FCI जेई का, रेलवे के जेई का, ग्रुप डी का, तो उसमें ये पूछा गया था क्रोमियम का परमाणु संख्या, तो इसको याद रखना है। अच्छा, ग्रुप 6 जो है, ग्रुप सी का ये पहला तत्व है कौन? क्रोमियम। ठीक है, ग्रुप सी का पहला तत्व है क्रोमियम, ये भी एक पूछा गया था, और ये ग्रे कलर का होता है, यानी कि जो है थोड़ा भूरा टाइप का होता है और पेंसिल के रंग का होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपके एग्जाम के लिए। आजकल साइंस का वेटेज सभी परीक्षाओं में काफ़ी बढ़ गया है, तो साइंस के भी हम 10 प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, लेकिन सिर्फ प्रोपेन का सूत्र याद रख के आपको फायदा नहीं है, आपको सब याद रखना। कौन कौन सा? जो शुरू के जो 4 इंपॉर्टेंट है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और उसके बाद जो है आपका ब्यूटेन, ये चारों जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सारा इंपॉर्टेंट है। मीथेन हो गया CH4, इथेन हो गया C2H6, प्रोपेन हो गया C3H8 और ब्यूटेन हो गया C4H10। अब यहाँ आप पहला अगर याद रखते हैं तो सब आपको याद हो जाता है। देखिए, सी के साथ एक बढ़ रहा, 1 2 3 4, और एच के साथ जो है आपका 2 2 बढ़ रहा, CH4 में 2 जोड़ा 6 7 8 9 10, C4H10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको पता चल गया होगा C3H8, तो यहाँ आप समझे होंगे और ये आपको लंबे समय तक याद होगा अगर आप ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपको पूछा जाएगा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG जो हमारे घर में उपयोग होता है, उसमें किसका उपयोग होता है? तो उसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का दोनों का प्रयोग होता है, खासकर प्रोपेन का। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप ये आंसर कर दीजिएगा। और इसमें गंध नहीं होती, ये गंध रहित गैस है, गंध रहित गैस, और ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें गंध के लिए मिथाइल मार्केप्टॉन, मिथाइल मार्केप्टॉन, मार्केप्टॉन का यूज़ किया जाता है गंध के लिए। तीव्र गंध होता है, घर में गैस लीक होगी तो आपको गंध देता है, तो वो क्या है? मिथाइल मार्केप्टॉन है, और ये दोनों ही गंध रहित गैस है, ये सारे ही गंध रहित गैस है। और मीथेन कहाँ मिलता है? तो ये बायोगैस का यानी गोबर प्लांट का गैस है मीथेन, और इथेन का प्रयोग भी इंडस्ट्रियल गैस में होता है। और ये है एक्चुअली गैस, सबको सब जो है कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया जाता है हाई कंप्रेशन के द्वारा। हीरे की रासायनिक संरचना क्या है? तो देखिए, हीरे जो है इसके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन की रासायनिक होता है और ये क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय होता है, इसलिए ये चमकता है। और ये हीरा क्यों चमकता है ये पूछा जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, कुछ भी आपको एग्जाम में पूछे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के कारण जो है हीरे का जो है चमकना होता है, तो ये भी आपने याद रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रश्न सुनने में कितना डरावना लग रहा है, लेकिन थोड़ा समझेंगे हमें तो ये आसान हो जाएगी। देखिए, पहले समझते हैं सोडियम यानी Na, हाइड्रोजन यानी H, कार्बोनेट यानी CO3। तो देखिए, अगर इसको तोड़ते हैं तो आपको यहाँ से कुछ नज़र आ रहा होगा, CO2 कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि प्रश्न में ही आपका जवाब छुपा हुआ था। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में से CO2 गैस निकलती है कब? जब इसे 80 डिग्री के ऊपर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो और ये थर्मल क्रिया के अंदर आता है। ठीक है, तापीय घटना है, तो इसे आप याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था रेलवे का। कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है?
अब देखिए ये प्रश्न आपने कई जगह देखा होगा, रटने की कोशिश की होगी, और आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ताकि आप इतिहास रटे नहीं, इतिहास बनाएं, यानी आप भी एक अच्छी सरकारी नौकरी ले पाएँ। तो असंतृप्त का मतलब पहले समझते हैं। देखिए आपने तृप्त शब्द सुना होगा, तृप्त मतलब क्या हुआ, पूर्ण हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और असंतृप्त मतलब कि वो पूर्ण नहीं हुआ। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि जो तृप्त नहीं हुआ है, मतलब अभी भी उसको तोड़ा जा सकता है, उसको गर्म करके और छोटे पार्टों में या फिर अलग अलग विधि के द्वारा उन्हें और तोड़ा जा सकता है, जबकि जो तृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें नहीं तोड़ा जा सकता है। तो पूछ रहा असंतृप्त कौन है, मतलब जिसको और ज़्यादा तोड़ा जा सकता है, तो वो है एथीन। ये असंतृप्त है, ठीक है। और इसमें जो है डबल और ट्रिपल कोवैलेंट डबल, ठीक है, 2 या 3 कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसका प्रयोग किसमें होता है, एथीन का पौधों, पेड़ पौधों में होता है, पेड़ पौधों में उपयोग किया जाता है इसका। अगला देखिए पूछ रहा है कि धातु के कमरे का तापमान पर तरल है, कौन सा जो धातु है कमरे के तापमान पर तरल है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा गलत हो गया, ये बुध नहीं होगा, ये होगा मरकरी, यानी पारा, Hg, जिसे हम बोलते हैं पारा भी बोलते हैं। तो आपका जो भी ऑप्शन में दे, तो ये जो है कम, एक्चुअली मरकरी का हिंदी ट्रांसलेट हो गया तो बुध हो गया। तो कमरे के तापमान पर तरल कौन सा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। और मरकुरी क्या है, एक धातु है। अच्छा आपसे पूछेगा कि कौन सा अधातु है जो कि कमरे के ताप पे तरल है, तो थोड़ा जवाब देने का कोशिश कीजिए, सोचने का, कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, तो आपने दोनों याद रखना है, मरकरी और ब्रोमीन। बड़ी बार, बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया था, खासकर ग्रुप डी के कई शिफ्टों में ये रिपीट हुआ था। मोनाजाइट किसका अयस्क है, देखिए एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है, मोनाजाइट किसका अयस्क हो जाएगा, थोरियम में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये थोरियम के साथ साथ लेथियम, लेथियम और सीरियम का भी जो है ये अयस्क है, ठीक है। ये तीनों का ही अयस्क है मोनाजाइट। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भारत में इसका उत्पादन होता है और मिट्टी में पाया जाता है, यानी बालू में पाया जाता है, भारत, मेगाडास्कर और साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका, ये तीनों जगह पे ये पाया जाता है। भारत इसका निर्यात करता है मोनाजाइट का, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीमा रेखा तत्व नहीं, आप सोच रहे होंगे सीमा रेखा क्या है, तो बॉर्डर लाइन एलिमेंट किसको बोला जाता है। तो देखिए मेटल मतलब धातु और अधातु के बीच जो है एक लाइन लिखी हुई है, कहाँ पे है ये लाइन है पीरियोडिक टेबल में। आपका पीरियोडिक टेबल जो है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा आवर्त सारणी में, ठीक है। तो आवर्त सारणी में ये मिल जाएगा, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं किसी दिन आवर्त सारणी से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करवा दूंगा। तो आवर्त सारणी में धातु और अधातु के बीच जो लाइन है उसमें कौन कौन सा पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, बोरॉन पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का तत्व जिसका प्रभाव रेडियो पर पड़ता है, ये भी पाया जाता है। लेकिन जो बिस्मथ है ये आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत सारे तत्व हैं जो कि पाए जाते हैं, जिसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप अच्छे से इसको समझ पाइएगा। ठोस कपूर का कपूर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए कपूर को आप खुले में रखिएगा तो वो वाष्प बन के उड़ने लगेगा, ठीक है। कपूर का क्रिस्टल होता है जो हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं। तो इसके बदलने की प्रक्रिया क्या है, कहलाती है उच्च बनने की प्रक्रिया। तो अब समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसे हिंदी में समझते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आपने समझा होगा, सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में, कभी कभी हिंदी में भी सब्लिमेशन को हिंदी में लिख के पूछ लिया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन पूछ ले, सब्लिमेशन पूछ ले, उच्च बनने की क्रिया पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो यही है, समझे। वाष्पीकरण जल वगैरह में होता है, तो ये उच्च बनने की प्रक्रिया यानी कि ऊर्ध्वपातन है। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसे कर सकते थे। अच्छा आपको ध्यान देना है, सारा का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये कोशिश करना है कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सारा का सारा अभी के अभी याद हो जाए, बाद के लिए कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि बाद में पढ़ी हुई चीज़ें जो है याद नहीं होती है। आप कोशिश कीजिएगा कि अभी का अभी याद हो जाए, मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ। और एक बार फिर से आप अगर इसे दोबारा देख लेते हैं इस वीडियो को, आप प्ले लिस्ट बना के इसे सेव कर लीजिएगा, तो ये आपको एग्जाम तक में याद रहेगा। अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में कहाँ किया जाता है, पूछ रहा है। तो देखिए अभ्रक का उपयोग जो है विद्युत इंडस्ट्री यानी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है थोड़ा समझते हैं। अभ्रक की क्वालिटी क्या जो है, ये तापमान को तो पार होने देता है यानी टेम्परेचर को, लेकिन ये करंट को जो है पार नहीं होने देता है। तो आपने घर में देखा होगा कि पुराने जमाने के जो आयरन होते थे उसमें जो है अभ्रक लगा हुआ रहता था, तो उसके ऊपर हीटर का कॉइल लगा रहता था। तो कॉइल जब गर्म होता था तो इससे तापमान पार होता था, और नीचे का जो रहता है आयरन का इस टाइप का लोहा का, वो गर्म हो जाता था, लेकिन करंट इससे पास नहीं होता था। लेकिन क्या होता था, कभी कभी अभ्रक में टूट जाता था या छेद हो जाने के कारण जो है इसमें क्या होता था, करंट कभी कभी इसमें लीकेज होता था, तो छूने पर करंट ये भी मारता था। तो ये पहले यूज़ होता था, अभी इतने भारी आयरन का उपयोग बंद हो गया है, लेकिन अभी भी अभ्रक का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। अब भारत में जो है झारखंड राज्य में जो है अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, झारखंड में भी गिरिडीह में। और ये पूछा गया प्रश्न है कि अभ्रक का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो झारखंड में, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए क्या। पॉलिटी यानी कि नागरिक शास्त्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम में, और इसका वेटेज भी काफ़ी होता है। तो उसी से अगला प्रश्न है कि बंधुत्व का अर्थ क्या है। बंधुत्व का अर्थ जो कि हमारे संविधान में इस शब्द का वर्णन है, उसका अर्थ है भाईचारे की भावना। आप में से कई लोग जो हैं इसका जवाब आराम से दे पाते हैं, और ये अमेंडमेंट करके संविधान में लाया गया था, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए पूछ रहा है कि किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल के लिए पद संभाला। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने 2 कार्यकाल के लिए, मतलब कब कब, 1952 और फिर 1957, 2 बार के लिए पद संभाला। और 1952 से लेकर 1962 यानी टोटल जो है आपका 10 साल के लिए जो थे ये राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके लिए, आप इसे याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए।
तो देखिए उपराष्ट्रपति बोल लीजिए, राष्ट्रपति बोल लीजिए, आपका जो है राज्यपाल बोल लीजिए, तो सबके लिए जो है आयु कितनी है, 35 वर्ष है। और 30 वर्ष आयु किसके लिए है, राज्यसभा के लिए। राज्यसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो 30 वर्ष। और 25 वर्ष किसके लिए है, लोकसभा के लिए। और सभी का सभी जो मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है, तो आप सारा का सारा याद रखिएगा, आपका जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप अपने दोस्तों में भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि 35 वर्ष के राज्यपाल के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए। तो इन सबको ही आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछा जाता है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये जो है राज्यसभा के सदस्य के बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले राज्यसभा को जो है अपर हाउस बोला जाता है, अपर हाउस यानी उच्च सदन इसे बोला जाता है। तो आपसे अगर कोई उच्च सदन की बात करता है यानी कि राज्यसभा की बात करता है। तो इसके जो सदस्य हैं पहले देख लें, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन एक मज़े की बात है कि इसके सदस्य हर 2 साल बाद कितने, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है रिटायर्ड हो जाते हैं, इनके बर्खास्त कर दिया जाता है। 2 साल बाद 1/3 सदस्य। और ये बार बार पूछा जाता है कितने साल बाद कितने सदस्य, 2 साल बाद 1 सदस्य, 2 साल बाद 1 सदस्य। इसे आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि किस संशोधन द्वारा बोडो डोंगरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो 92वां संशोधन द्वारा बोडो और डोंगरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। और ये कब होता है ये भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 2003 में होता है। और इसके द्वारा बोडो डोंगरी मैथिली जो है भाषा जो कि बिहार की है, मैथिली और संथाली जो कि झारखंड की भाषा है, इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। और उसके बाद टोटल जो भाषा है 18 भाषा हो जाते हैं। 8वीं अनुसूची थी ये भी पूछा जाता है, तो 8वीं अनुसूची आपको याद रखना है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, उस समय 18 थी। तो सारा का सारा पॉइंट कभी ना कभी पूछा गया है, आपको सब याद रखना है। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए बिल रख सकते हैं, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ये जो है पॉकेट वीटो क्या होता है कि अगर कोई बिल पास करता है संसद, तो संसद में कोई बिल पास करता है तो उस बिल को लागू करने से पहले जो है राष्ट्रपति चाहे तो रोक सकता है अपने पास, और उसके पास ये शक्ति है वीटो लगा के। तो इसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। और ये चाहे वो कितने भी समय के लिए रोक सकता है, इसका कोई डेफिनेशन जो है नहीं लिखा हुआ है, यानी कि अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति इस वीटो को लगा सकता है और रोक सकता है। और इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 111 में वर्णन है किसका, पॉकेट वीटो का। तो आप समझ गए होंगे कि आप पॉकेट वीटो का अर्थ क्या है। अगला प्रश्न देखिए कि लोकतंत्र के कितने रूप है पूछ रहा है। तो देखिए संसदीय और राष्ट्रपति 2 रूप है। भारत में कौन सा रूप है, संसदीय रूप है, कहाँ, भारत में। और राष्ट्रपति का रूप कहाँ पे है, अमेरिका में है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया, लोकतंत्र के 2 रूप होगा। अब देखिए पूछ रहा है कि राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु करते हैं। अच्छा, इससे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, देखिए समझिएगा आप कि अरस्तु जो थे, अरस्तु किसके गुरु थे ये पूछा जाता है। तो आपका जो अरस्तु है वो जो है सिकंदर के गुरु थे, सिकंदर महान जो थे उनके गुरु थे अरस्तु। और अरस्तु का गुरु कौन था, तो आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, दार्शनिक थे प्लेटो, अरस्तु के गुरु थे। और प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात, सुकरात जो थे प्लेटो के गुरु थे। तो ये टर्म कई बार पूछा गया है एग्जाम्पल में, कौन किसका गुरु और कौन किसका शिष्य था। तो आपका ट्रिक याद रखना है, सुख पे आश्रित, सुख पे आश्रित। हम लोग जो सभी हैं सुख पे आश्रित हैं, यानी सुख मिलता है तो हम उस पर आश्रित हो जाते हैं। तो सुख से हो गया सुकरात, पे से हो गया प्लेटो, आ से हो गया अरस्तु, सित से हो गया सिकंदर। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। तो सिकंदर महान के गुरु कौन थे, अरस्तु हुए थे। और उन्होंने ही राजनीति शब्द का प्रयोग किया था। उनकी किताब की नाम क्या थी, पॉलिटिका नाम थी, पॉलिटिका नाम थी उनकी पुस्तक की। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि राजनीति शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है, पॉलिटिका पुस्तक में राजनीति शब्द का वर्णन मिलता है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पद धारण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए पहले भारतीय और आखिरी भारतीय भी आपसे पूछ लें, क्योंकि उसके बाद जो है भारत आज़ाद हो गया था तो गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था। तो सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, और जो है आखिरी गवर्नर जनरल, दोनों यही हुए थे, सी राजगोपालाचारी, माउंटबेटन के हटने के बाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। तो देखिए समता यानी समानता का जो अधिकार है किस किस अनुच्छेद से है, इसे याद रखना है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसी अधिकार के यानी समानता के अधिकार का वर्णन है, और उसी में है अनुच्छेद 16। तो देखिए आप अगर ये याद भी रखते हैं तो भी इसे आंसर कर सकते थे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, उसी में अनुच्छेद 16 जिसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को उनके जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान और रहने के स्थान के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उनको सभी को रोजगार लेने की समान अधिकार है। तो इसका वर्णन किया गया। तो आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे और उम्मीद है कि आप इसे इन सारे प्रश्नों को याद करके रखेंगे अपने एग्जाम के लिए। और सारे के सारे प्रश्न अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न देखने के मिलेंगे। और जैसे जैसे आप सारे के सारे लेक्चर को कंप्लीट करते जाइएगा, जैसे मैंने पीछे कई लेक्चर बना चुके हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी अभी यहाँ पे बाएं तरफ। तो ये अगर लेक्चर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तो ये है इस वीडियो का आखिरी लेक्चर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आप सबका कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।